हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? यानी 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है। दोस्तों, इनके देश का नाम जरूर याद रखिएगा, बुल्गारिया। और ये बुल्गारिया के पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अब ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को किस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो उनकी एक रचना है, उपन्यास है उनका टाइम शेल्टर, उसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो एंजेला रोडेल ने किया है। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है और यह राशि दो लोगों में बांट दी जाती है। एक वह व्यक्ति होता है जिसने वो उपन्यास या वो रचना लिखी हो, और दूसरा वह व्यक्ति होता है जिसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हो। तो इन दोनों लोगों में ये राशि बांट दी जाएगी। तो याद रखना है आपको एक और पॉइंट कि ये जो पुरस्कार हैं ये लंदन में प्रदान किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और इसका पहला सम्मान 2005 में दिया गया था। इसकी इनाम राशि है 50,000 पाउंड की और 2005 के जो विजेता थे वो थे अल्बानिया के लेखक इस्माइल कदारे। देखिए दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भारत का कोई एक ऐसा लेखक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? तो इसका आंसर होगा हाँ। भारत की एक लेखिका है गीतांजलि श्री, तो उन्हें रेत का मकबरा उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है 2022 में। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया था, ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करते हैं। तो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। और ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर किसे दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को, ये फ्रांस का ऑनर है। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोची बंदरगाह को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड योगी आदित्यनाथ को। लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 दिया गया है रूस की लेखिका मारिया स्टेपानोवा को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है एलेसेंड्रा कोरेब को, जो कि अमेजन की हैं। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा एडिशन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा सीजन 23 मई को उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और इसमें 207 यूनिवर्सिटी शामिल हो रही हैं और लगभग 4000 एथलीट इसमें शामिल होंगे और यह 12 दिनों तक चलेगा। और दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में जो कबड्डी का खेल शुरू हुआ था वहां से इसकी शुरुआत हुई है। 25 मई 2023 को इसका उद्घाटन लखनऊ में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गेम्स के इस सीजन में वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है और जो वाटर स्पोर्ट होंगे वो गोरखपुर के रामगढ़ में ताल झील में खेले जाएंगे। दोस्तों, जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स की बात अलग है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात अलग है। तो खेलो इंडिया गेम की जो शुरुआत है वो 2018 से हुई थी और पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था। लेकिन जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका पहला संस्करण 2020 में हुआ था, फिर 21 का संस्करण नहीं हुआ था, 2022 में इसका संस्करण हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, और अब 2023 में ये आयोजित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो 2022 का जो संस्करण हुआ था कर्नाटक में, इसमें पहला स्थान हासिल किया था कर्नाटक की यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जैन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नामदेव सिरगांवकर जो है भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने हैं। तो ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामदेव सिरगांवकर को निर्विरोध चुना गया है। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं नामदेव सिरगांवकर। ताइक्वांडो क्या है दोस्तों? अब सवाल उठता है। तो ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो कि कोरिया का मार्शल आर्ट है और ताइक्वांडो का जो अर्थ होता है, उसकी मीनिंग होती है
लात मारने और मुक्का मारने का तरीका। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो रतेंद्र रमन कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन बने हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिद्धार्थ मोहंती 2024 तक LIC के चेयरमैन बने हैं। पंकज सिंह साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश रॉबिन विल्सन बने हैं और अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं सौरभ गांगुली। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, और त्रिपुरा सरकार का यह मानना है कि सौरभ गांगुली की वजह से जो उनका पर्यटन है वो नई ऊंचाई छुएगा। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है ऋषभ पंत को। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ के एथलीट एम्बेसडर कौन बने हैं? सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी और सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत के एम्बेसडर बने हैं श्रेया घोड़ावत। सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है निकहत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। यहां पर आप मैप में देखिएगा दोस्तों, छोटा सा स्टेट है और राजधानी इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री है डॉक्टर माणिक साहा। राज्यपाल है कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके मंत्रालय के द्वारा शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार बंद करने का फैसला किया है। दोस्तों, हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था। इसके अलावा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लेखकों के द्वारा हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार शुरू किया गया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन दोनों पुरस्कारों को बंद कर दिया गया है। साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया था उनके उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, और हिंदी का दिया गया था बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को, और 2020 का यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था असमिया कवि नीलमणि फुकन को। तो ये पुरस्कार भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, अमेरिका और प्रशांत और यूरोप के देशों में भी यह दिवस मनाया जाता है। 2023 राष्ट्रमंडल दिवस की थीम क्या है? फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। 2023 में राष्ट्रमंडल दिवस का लक्ष्य है साझा मानवता की भावना और एकजुटता को बढ़ावा देना। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो कितनी है? तो 56 कंट्रीज हैं। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। देखिए दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं इनमें अधिकतर वो कंट्रीज हैं जहां पर कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पर अंग्रेजों का कभी भी शासन नहीं रहा है, कभी उन्होंने अपना उपनिवेश नहीं बनाया है उस देश को, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। ठीक है, तो कितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वर्तमान में? तो वो हैं 56। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, और भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट डिवीजन में भोलागंज में पहले वाटर हाट का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। बांग्लादेश की बात करें तो इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है।
कैपिटल ढाका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, अध्यक्ष हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम में कि वह कौन कौन से भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है दोस्तों मेघालय, तीसरा है असम और चौथा राज्य है त्रिपुरा और पांचवा राज्य है मिजोरम। तो ये राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल के अंत तक राज्य में आफ्स्पा कानून हटा दिया जाएगा। तो जो आफ्स्पा कानून है वो असम में हटाने की बात कही गई है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने ये कहा है कि जो आफ्स्पा कानून है उसको 2023 के अंत तक राज्य से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2023 के अंत तक असम से आफ्स्पा कानून को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में असम के 8 जिलों में यह कानून लागू है और असम में यह कानून पहली बार नवंबर 1990 में लागू किया गया था। इसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने इस कानून को 6-6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिस प्रकार से ये अभी तक लगा हुआ है। दोस्तों ये आफ्स्पा कानून क्या होता है, तो इसको बोला जाता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था और यह ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पर अशांति फैली हो। इस कानून के तहत जो सुरक्षा बल होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण ताकत मिलती है और सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है इस कानून के तहत। साथ ही इसके कानून के चलते कई इलाकों में बल का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये कानून आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। ये आर्म फोर्सेस को ताकत देता है कि वो बिना किसी वारंट के अगर किसी पर शक होता है किसी भी प्रकार का तो वो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गनेमत सैंखो ने ISSF विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है। तो दोस्तों गनेमत सैंखो ने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। तो भारत ने पहली बार अल्माटी कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिला स्कीट में 2 वरिष्ठ व्यक्तिगत पदक जीते हैं। ठीक है, तो गनेमत सैंखो ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा जो दर्शना राठौर हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रवासन, गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर आप बात समझिएगा, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए थे। पहला है जापान, वहां पर उन्होंने G7 में हिस्सा लिया था और फिर इसके बाद वो पापुआ न्यू गिनी गए और फिर इसके बाद दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया गए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रवासन यानी माइग्रेशन, गतिशीलता साझेदारी यानी मोबिलिटी पार्टनरशिप और ग्रीन हाइड्रोजन पर उन्होंने समझौते किए हैं, उन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, उन्होंने ये कहा है कि वो बेंगलुरु में एक नया महावाणिज्य दूतावास की स्थापना भी करेंगे। इसके अलावा भारत ने भी ये घोषणा की है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसी तरह का मिशन स्थापित करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है। तो IPL के फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली जो पहली टीम बनी है वो बनी है CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। इसके कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह प्रोग्राम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, रियाना बर्नावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची हैं? सऊदी अरब की। वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। शरद बाबू का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? एडिडास को। केरल विधानसभा भवन में रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया के बीच। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित हो रही है? जेनेवा में। रे स्टीवेंसन का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक एक्टर थे।
किस संस्थान ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस फेस मास्क बनाया है? तो विट्स पिलानी संस्थान ने ये मास्क बनाया है। चलिए दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उनके मुख्यालय, क्योंकि ये जो शोध संस्थान है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बतूर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है और इसके अलावा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। इसके अगले संस्थान जो होंगे वो कल डिस्कस करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको दो जगह मिलेगा, ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।